Hi friends, welcome to my new YouTube channel only for SSLC and GPSTR. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಎರಡನೆಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ SSLC ಅದರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದರ एग्जाम पैटर्न ना ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. आज की इस क्लास में हम लोग एग्जाम पैटर्न को SSLC के अंदर जो सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा है उसके बारे में देखेंगे. अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके. आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही है. पूरे लेसन्स को मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक बॉक्स में डाला हुआ हूँ. तो उसमें जो तुम्हारा पहला लेसन है, तो पहले लेसन का नेम है वण मರದ ಗಿಳಿ सूखे दरख्तಗ तोता. वण मರದ ಗಿಳಿಯನ್ನ कृतिकाररों अथवा लेखकरों अरा मित्र, उनका पूरा जो नेम है अक्की हेब्बाळु रामण्ण मित्र. ठीक है. नेक्स्ट अस्सी मसी कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए. इस लेसन को क्या है, श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी करने वाले क्या करते हैं, उसे लिखते हैं. उसके बाद में गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई, गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई को रमेश गौड़ा MK. तो इनका पूरा नाम क्या है, रमेश गौड़ा मल्लनगौड़ा कल्लनगौड़ा. ठीक है. ಅದನಂತರ ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು, ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत, इसका मीनिंग क्या है, बर्ड का सीक्रेट वर्ल्ड. तो परिंदों का एक रहस्य, सीक्रेट क्या है, एक जगह, खुफिया जगह कहने का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये लेसन के अंदर. तो यहाँ पे देखो, इसको तीन लोग मिला के लिखते हैं, के पुट्टस्वामी, कृपाकरा मत्तु सेनानी. तीन लोग मिला को क्या करते हैं, इसको लिखते हैं. उसके बाद में आते हैं काफी कप्पू. बहुत अच्छा सा लेसन है जिसके अंदर एक रिटायर्ड हेडमास्टर और ओल्ड स्टूडेंट्स के बीच में चलने वाला जो वार्तालाप है, ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಏನು ನಡೀತದೆ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಆದಂತಹ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜ್ಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ठीक है. उसके बाद में आते टुसोड्स वैक्स म्यूजियम. तो इसमें समझ में आता, टुसोड जो है ये एक नेम है. ठीक है. वैक्स बोले तो क्या, मोम की बत्ती. ठीक है, मोम जो होता है. म्यूजियम, वो म्यूजियम कैसा है, तो टुसोड्स वैक्स म्यूजियम, वैक्स का म्यूजियम है, मोमबत्ती, मोम से बना हुआ म्यूजियम है. मोम्स के पुतले वहाँ पे रखे हुए थे. तो अमिताभ बच्चन है, मार्लिन मनरो है, बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं, शाहरुख खान है, ये सारी चीजें वहाँ पे हमें देखते हैं. तो इसको लिखने वाले दो लोग मिला के लिखते हैं, बसव प्रभु पाटिल और के सिद्धय्या स्वामी. उसके बाद में आते नन्न गोपाल. तो नन्न गोपाल, हमारा जो गोपाल है, इस लेसन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कुवेंपु इसको लिखते हैं, कुवेंपु कुप्पल्ले वेंकटप्पा पुट्टप्पा. कन्नड़ा के सबसे बेहतरीन कवियों के अंदर एक कवि है, और इनको टॉप 1 वाला कवि भी हम मानते हैं क्योंकि उतने अच्छे अच्छे बुक इन्होंने लिखा. आगे आने वाले क्लासेस में इनके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हम देखते रहेंगे. नन्न गोपाल के अंदर देखो, कैरेक्टर जो बच्चा है उसका नाम भी नन्न गोपाल ही है, जो गॉड है उसका नाम भी गोपाल ही है, और जो जंगल में उसका जो ब्रदर था या कृष्णा था उसका नाम भी गोपाल ही है. तो ये इंटरेस्टिंग वाला है लेसन. उसके बाद में आते बोधि वृक्षद हाडू. ये गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताने वाली एक पोएम है. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. गौतम बुद्धನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. गौतम बुद्ध का जो पहला नेम है वो क्या है, सिद्धार्थ. ठीक है, एक चीज. उसके बाद में आती सवि चैत्र. सर उसका नाम ही नहीं बोले तो कैसा, पहले देख लो. सवि चैत्र के अंदर युगादि के अंदर जो फेस्टिवल था, युगादिಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. अब यहाँ देखो सर, दोनों जने का नाम क्या है, बसवराज सादर और एक बसवराज सबरद. तो कैसा याद करेंगे सर हम लोग, तो याद रखो बोधि वृक्ष दाड़ू किसके बारे में है, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के बारे में. अब गौतम बुद्ध है तो सबर वाला इंसान है, तो इसीलिए बसवराज के सामने सबर लगाओ, सबरद. बसवराज सबरद जो है वो बोधि वृक्ष दाड़ू लिखते, तो दूसरे नंबर का जो कवि है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, अपने को अच्छे इजी तरह से याद रह सकते हैं. सवि चैत्र है तो सवि चैत्र को कौन लिखते हैं, बसवराज सादर. अभी नेक्स्ट देखो, उसके बाद में सद्दू माडदिरु. सद्दू माडदिरु में क्या है,
जो भी तुम्हें जिंदगी में अचीव करता है, आवाज किए बिना, शोर शराबा किए बिना, काम के ऊपर फोकस करके करो, तो चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये बताते CPK। CP कृष्ण कुमार करने वाले क्या, तो CPK करने वाले क्या करते हैं, इसको लिखते। उसके बाद में आते गुरी। बहुत अच्छी अच्छी पोएम है ये भी। गुरी, इंसान के अंदर एक ही एम होना चाहिए और वो एम के लिए जी जान लगाने की कोशिश करना चाहिए। अब तुम 10th के एग्जाम या SSLC के एग्जाम लिख रहे हैं, जी जान की लगा की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? करना जरूरी है। तो यस और नॉट, उसको कौन लिखते? यम गोपाल कृष्ण अडिगा। उसके बाद में मूडला कुणिगल कह रहे, यहाँ पे अलंकार भी आने के चांसेस हैं। अलंकार को यहाँ से या तो नित्तोटदली आयदनो बिट्ट मंडेली कहने का, जो दो पोएम है यहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी नहीं आता, इन दोनों पोएम के ऊपर ज्यादा फोकस कर दो, ठीक है। मूडगल कुणिगल कह रहे एक जनपद है। जनपद बोले तो क्या, हमारे बाप दादाओं ने गाया था, हमारे बाप दादाओं के मुंह से, हमारे अब्बाओं के मुंह से, इस तरह से हमारे आबाओ अजदाद, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾತರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತಾತರು ಅವರಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜನಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಆ ಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಜನಪದವನ್ನ ಕೆರೆ, ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ। ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ। तो कुणिगल केरे को मूडल कुणिगल केरे क्यों बोलती है? ये ईस्ट डायरेक्शन में है, मशरिक के अंदर ये नजर आता है। ये गांव जो है वो मशरिक के अंदर नजर आता है, इसीलिए मूडला कुणिगल केरे कहने का वर्ड आता। उसके बाद में वचनगलो है। 3 लोगों के वचन यहाँ पे बहुत फेमस है। बसवेश्वर, जिनको हम बसवन्ना के नाम से जानते हैं, सिद्धराम। उसके बाद में अक्का महादेवी, तो कन्नड़ की पहली कवयित्री जो पहली पोएट है, पहली जो शायरा है, वो है अक्का महादेवी कन्नड़ की। उसके बाद में आते नित्तोटदल्ली आयदनो बिट्ट मंडेली, तो इनो ये कौन लिखते हैं? कुमार व्यास। ये महाभारत का कन्नड़ ट्रांसलेशन वाला काम है। तो इसे कौन लिखते हैं? गदुगिन नारायणप्पा, इनका कुमार व्यास का पहला नेम। तो इन्हों क्या करते हैं? गदुगिन भारत अथवा कर्नाटक भारत कथा मंजरी करने की एक बुक लिखते। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? गदुगिन भारत या कर्नाटक भारत कथा मंजरी। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳ್ಳರ ಗುರು, ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರವರು ಬರೆದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು पाठ है। ಇದು यहाँ पे एक ड्रामे की तौर पर इन्होंने पेश करती हैं, इसे एक ड्रामा ही कह लो, कल्लर गुरु, जिसमें चोर क्या करते हैं? एक डॉक्टर के घर को लूटते हैं और वही डॉक्टर उन्हीं चोर के एक बच्चे को क्या करते हैं? बचाते। बहुत अच्छा एक लेसन है। ವಂಗೆ ಬೇವುಗಳ ಹಾಡು, तो ವಂಗೆ ಬೇವುಗಳ हाड़ू कौन लिखते? HL पुष्पा करने वाले लिखते हैं। अब देखो कन्नड़ व्याकरण, हम ना को कौन कौन सा कन्नड़ व्याकरण है और कहाँ से कितने कितने मार्क्स वाले आते हैं, तुम ना को वो भी हमको याद रखना है। अभी एक कॉमन चीज है, कहाँ से? कन्नड़ वर्णमाले से पकड़ के, ठीक है, कन्नड़ वर्णमाले से पकड़ के तुम ना को छंदस्सु तक, ये छंदस्सु तक सिर्फ एक 3 या 4 क्वेश्चंस तुम ना को क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले। तुम 4 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कौन कौन से? कन्नड़ वर्णमाले है, संधिಗಳು, ನಾಮಪದ, ಕಾಲಗಳು, ಸಮಾಸಗಳು, ಅವ್ಯಯಗಳು, द्विरुक्ति जोड़ु नुಡಿ, नुಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು तत्सम तद्भव क्रियापद छंदस्सु, ये सब मिला के क्या है यहाँ पे तुम ना को मात्रा गण बोल को एक आते हैं। वो गण के बारे में तुम्हें पढ़ना है। सेकेंड लैंग्वेज जो कन्नಡ है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇವಲ। ಓಕೆ, इधर ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ डिटेल आगे नोड़ोना। सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो फोकस करना है, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए। क्या है? एक अलंकार आते, वो कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए एक अलंकार है। पत्र लेखन 5 मार्क्स के लिए पत्र लेखन है। ओके, प्रबंध रचने, तो प्रबंध रचने कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए है। उसके बाद में गादे मातु है, तो गादे मात कितने मार्क्स के लिए है? 3 मार्क्स के लिए एक गादे मात आदु। समझ में आ रहे? अलंकारಗಳು, पत्र लेखन, प्रबंध रचने, गादे मातु, तो काउंट कर लो यहाँ पे कितने मार्क्स होते हैं। देखो यहाँ पे तुम ना को 15 मार्क्स मिलेंगे ये 4 टॉपिक के अंदर। अभी देखो सर, हम SSLC के एग्जाम में कन्नड़ा जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें कौन सी चीज को ज्यादा फोकस करेंगे, तो या आओ उसको भी हम पैटर्न के साथ समझेंगे। अच्छी तरह पैटर्न देख लो पहले। यहाँ पर कौन सा पैटर्न है? एग्जाम पैटर्न कन्नड़ परीक्षा मादरी ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? तुम ना को क्या करते हैं? 4 ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು बोलते हैं मैं उसे। तो ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೇಲೆ। किसके ऊपर ಅದ? ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ।
जो अभी मैं हाईलाइट किया वो कन्नड़ व्याकरण के ऊपर 4 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे। उसके बाद में 1 मार्क्स की क्वेश्चन, 2 मार्क्स की क्वेश्चन, 3 मार्क्स की क्वेश्चन। 3 मार्क्स की क्वेश्चन को किस तरह से डिवाइड करते हैं, 5 आपको संदर्भ रहेंगे। कितने संदर्भ रहेंगे, 5 संदर्भ रहेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, 5 संदर्भ रहेंगे। एक गादे मातु, एक अलंकार और पद्य सारांश, एक रद जिसे हमें समरी पुकार पोएम की। कवि परिचय कितने रहते, 3 मार्क्स के लिए कवि परिचय रहते, लेकिन फिर भी कवि परिचय को अच्छी तरह याद रखना क्योंकि वो संदर्भ में भी यूज होता है। वो भी बता दो मैं किस तरह से करना करने। और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर क्या है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 8 10 ವಾಕ್ಯಗಳು के बारे में रहता है। किसके ऊपर है, 8 10 ವಾಕ್ಯಗಳು। ठीक है, 8 10 वाक्य के ऊपर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में क्या है, एक पैसेज, क्या रहता है, ಪ್ಯಾಸೇಜ್। ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಕೆಳಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ। 2 प्रश्न पूछते हैं नीचे बाजू, उसके बारे में आपको वहां पे फाइंड करके लिखना पड़ेगा। ओके, पैसेज के बाद में फिर 4 मार्क्स के क्या पूछते हैं, एक प्रबंध रचना रहता है। क्या रहता है, प्रबंध रचना। एक प्रबंध जिसे हमें ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह याद रखो, बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट, उसके बाद में जो लास्ट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लास्ट में वो अरेंजिंग है, वैसा कुछ नहीं कि ऐसा ही रहना बोल। तो मैं क्या क्या आते करने का तुमको बता रहा हूं। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट जो लास्ट का जो 4 मार्क्स का है, पद्य कंठपाठ। लास्ट वन कौन सा, पद्य कंठपाठ। इसका मीनिंग है पोएम को याद करना है। पोएम को तुम्हें पद्य कंठपाठ करेगा तो तुम लोगों को क्या है 4 मार्क्स यहाँ पे मिलते। लास्ट में क्या है, पत्र लेखन को क्या है 5 मार्क्स मिलते हैं, जिसको और डिटेली अगले आने वाले क्लासेस में हमें करेंगे। सर अब हमें फोकस किसको करेंगे, ज्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे हमको, तो हमको फर्स्ट अगर तुम स्कोर करना चाहते हो तो पूरा करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पहले इसको फोकस करो। किसको, पहले आता है कवि परिचय। सर क्यों कवि परिचय हमको क्यों याद रखना है, तो तुम ना को कवि परिचय मिनिमम से मिनिमम 10 मार्क्स देके जा दो। सर क्या बात करते हैं तुम्हें, तो सही बात है। एक तो कवि परिचय डायरेक्ट 3 मार्क्स का पूछते हैं, उसके बाद में संदर्भ के अंदर 5 संदर्भ को कवि परिचय लिखना है। पूरा कवि परिचय ने ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಾಮಿತ್ರರವರು ಬರೆದಿರುವ ವನಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ महाभारत पात्र संगतिಗಳು। इतना तो लिखते, जो आयके है वो हर इसमें लिखना। तब हमको पता होना चाहिए कि उसका आकार ग्रंथ कौन सा है, वो लेसन का, वो लेसन कौन लिखे, वो लेसन में कौन सी सीट चल रही थी, ये लिखना ही पड़ेगा। तो कभी परिचय पूरा का पूरा याद करेंगे तो तुम्हारे पास बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा टारगेट होना है 1 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। कौन से 1 अंक, ये पॉइंट दिमाग में याद रखो। सर 1 मार्क्स की कितने रहते, 12 मार्क्स रहते 1 मार्क्स के। उसके बाद में 2 मार्क्स क्वेश्चंस। कौन से मार्क्स है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। 2 मार्क्स इतना लिख लिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन तुम ऑटोमेटिकली लिखते हो। कैसा, अभी देखो जितने भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें लिखे रहते हैं, तो उन्हीं 3-4 मार्क्स 3-4 क्वेश्चंस को मिला के क्या करने का, 4 मार्क्स का जो 8 10 वाक्य है वो मिक्स करके लिख सकते। यहाँ 4 मार्क्स गेन मिलते तुम लोग। सेपरेट 8 10 वाक्य के लिए ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 काम तुम्हारे, एक कवि परिचय याद करना और दूसरा 1 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, तीसरा 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। क्यों ऐसा, संदर्भ के अंदर भी वही 2 मार्क्स के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये वाला पार्ट कौन सा, गादे मातु, अलंकार है क्या नहीं, सारा पद्य सारांश। तो ये सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको फोकस करते ही करते हैं तुम लोग। तो अब फिलहाल के लिए तुमको ज्यादा फोकस किसको करना है, एक कवि परिचय जो अच्छा तरह याद कर लो, दूसरा 1 अंकದ प्रश्न, ठीक है, तीसरा 2 अंकದ प्रश्न। सर 2 अंकದ प्रश्न पूछे तुम्हें बोले, मैं मानता हूं 5 संदर्भ कैसा करेंगे, अगर तुम कवि परिचय कर लोगे, संदर्भ में का 1 पॉइंट तुम लिखोगे, अगर तुम 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, संदर्भ के अंदर विवरण भी तुम दे सकते हो। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब एक तो कवि परिचय के 3 मिल गए, प्लस संदर्भ में के 5 मार्क्स। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं
2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं? 8 क्वेश्चन, 16 मार्क्स प्लस जो तुम्हारे संदर्भ में इस्तेमाल होगा। संदर्भ में अगर वही चीज इस्तेमाल हुई, तुम्हें 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे, तो क्या हुआ, तुमको यहाँ पे 10 मार्क्स तो मिलेंगे। ठीक है, ये टोटल हुआ 26 और ये ऊपर वाला हुआ 8 मार्क्स। समझ में आया? आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो इतना तुम कर लोगे, आराम से तुम्हारी नैया पार होगी। 32 मार्क्स यहाँ हुआ। अब रही बात 1 मार्क्स के, तो 1 मार्क्स के भी कर लिए तो क्या हो गए? 44 मार्क्स तुम गेन करते हो। और ऊपर से गादे अलंकार तो करते हो, पोएम बाय हार्ट कर रहे हो, एंटो हत्तो वाक्य भी लिख सकते हैं। तुम्हें 2 मार्क्स के याद करे, 3-4 2 मार्क्स के मिला के लिख को छोड़ने का, एंटो हत्तो वाक्य आ जा दो, तो टोटल कितने हुए? 48 मार्क्स। तो फिर क्या चाहिए भाई? अलंकार पोएम तो तुम याद करते ही करते हो, और पैसेज के 4 मार्क्स भी मिलते हैं तुम ना को। 56 से 60 आराम से मार्क्स ले सकते हो। तो तुमको पूरी के पूरे कवि परिचय और पूरी के पूरी 1 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು अच्छी तरह याद करो। एग्जाम के नजदीक ग्रामर के पीछे पढ़ोगे। ग्रामर में कौन सा पार्ट आते? गादे मार्क्स 3 मार्क्स, अलंकार, पद्य सारांश, है क्या नहीं है? तो उसके बाद में तुम्हारा जो प्रबंध रचने हैं, नेक्स्ट 5 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्लियरली समझ में आया, लाइक करना ना भूले। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते, 1 लाइक तो बनता है। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।